से तो डॉक्टर था जी। 90 बात तैयार हो जाती है। तो अब नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज हम हैं विनय ठाकुर जी के फॉर्म पर, जो पिछले 8-10 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और आज एक सफल किसान हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक खेती में कैसी कैसी समस्याएं आती हैं और कैसे हम प्राकृतिक खेती करके अपनी लागत को कम कर सकते हैं और कैसे हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। समस्याएं जो आ रही हैं वो ना आए हमारी खेती में, बिना यूरिया डीएपी डाले हम कैसे खेती कर सकते हैं, तो हम जानेंगे विनय ठाकुर जी से। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। तो हम आ गए हैं गाँव फुलर में हैं, और जो जबलपुर से करीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मैं विनय सिंह ठाकुर, ग्राम फुलर, तहसील सहपुरा, जिला जबलपुर का रहने वाला हूँ। विनय जी, आप कब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती में आने का आपका कारण क्या रहा है? मैं पेशे से तो डॉक्टर था जी। 96 में कंप्लीट हुआ और कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस भी करी। अच्छा। पर जब यहाँ पे देखा मैंने कि खेतों में लोग किस प्रकार अंधाधुंध खाद डाल रहे हैं जी। तो उसके कारण डॉक्टरों के पास भीड़ लगी रहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस भीड़ को कम किया जाए और इसको खेती में रसायन को बंद करके और जो हमारी प्राकृतिक खेती उसको किया जाए तो लोग डॉक्टरों के पास कम जाएंगे। तो फिर मैंने अपनी ये प्रैक्टिस छोड़ के और फिर जमीन से जुड़ा और खेती। अच्छा, आपने डॉक्टरी को एक साइड रख दिया, उसको रख दिया और फिर आप प्राकृतिक खेती में मैंने कहा इसके डॉक्टर ना बन के आदमियों के जमीन के डॉक्टर बना जाए। हाँ, तो यदि अपन ने खेती को ठीक कर लिया तो आगे चल के स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो आपने जब स्टार्टिंग किया तो उस समय आपको कुछ समस्याएं आई होंगी, और कैसे आपने मतलब प्राकृतिक खेती में ये सब कर पाए हैं, सफल हो पाए हैं? शुरुआत में चूंकि मैं तो एकदम से कूद गया था जी। मेरा ये सोचना था कि अगर तालाब की गहराई मापना है तो बिना उसमें उतरे तो हो नहीं सकती, दवाई कर नहीं सकते। तो मैंने फिर उसमें एकदम चला और उसी साल से मैंने टोटल चालू कर दिया। शुरू में मेरे को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? कि इनके जो डालने की जो मात्रा है जी, वो मात्रा फार्मूले की जो कितनी मात्रा डालनी चाहिए और कौन सी फसल में कितनी मात्रा डालनी, तो उसके कारण थोड़ी मेरे को गेहूं में दिक्कत आई थी जी। बाकी दलहन में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। अच्छा। और गेहूं में फिर मैंने को लगा कि इसमें डोज हमारा ज्यादा डल गया, तो फिर उस डोज को हमने कम करके और फिर दूसरे साल किया तो परिणाम अच्छे आने लगे उसमें। तो जैसे कि आपने बताया कि शुरू में समस्याएं आई, अब जाके आप 6-7 साल में सफल हुए हैं, तो इसके पीछे का राज क्या रहा है कि समस्या आने के बाद में आपने उनका निदान कैसे किया? जैसे कि अभी किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, यूरिया डीएपी ये सब डालते हैं, तो उसका विकल्प आपने क्या देखा है? हाँ, अब जैसे डीएपी किसान डाल रहा है जी, तो डीएपी के लिए अगर अपन को करना है तो उसमें फास्फोरस होता है। तो अपने सागर जिले में रॉक फास्फेट मिलता है 20% का। अगर हम उसका उपयोग करें घर पे लाके और उसको अगर हम डिकम्पोजर में डाल के और गोबर में, कोई भी कच्चा गोबर में भी अगर उसको डालें तो हमारे 45 से 50 दिन में हमारी खाद तैयार हो जाती है। तो अब फास्फोरस हम डीएपी में भी दे रहे हैं, फास्फोरस इसमें भी दे रहे हैं, तो हमारी जमीन को फास्फोरस की पूर्ति हो गई। इसके बाद आ गया हमारा कि नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के लिए गाजर घास सोरस का उपयोग किया। गाजर घास सोरस, गाजर घास कैसे बनता है थोड़ा? तो गाजर घास का अब 3 किलो हमने गाजर घास लिया फूल आने के पहले जी। तो उसको हमने, उस समय क्या रहता है अच्छे पत्ते उसके चौड़े रहते हैं हाँ। तो उसको लेके हमने और उसको बारीक टुकड़ों में किया और उसको 5 लीटर पानी में उसको डाल दिया और फिर उसको 50 ग्राम फिटकरी पीस के उसमें डाल दिया। तो करीब 10 दिन में हमारा घोल तैयार हो जाता है। उसको छान के बाकी पानी मिला के स्प्रे फसलों पर कर दें तो तीसरे चौथे दिन बहुत अच्छे रिजल्ट। मतलब आप फास्फोरस की पूर्ति रॉक फास्फेट से कर रहे हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति आप गाजर घास सोरस से कर रहे हैं, और आपने एक गौशाला का जो सेटअप बनाया है तो इसमें आपका कैसा क्या रहा है कि कौन सी गाय हैं या भैंस हैं? इसके पास हमने गिरकी रखी हुई है।
तो ये पूरी गिर नस्ल है। तो इनका जो पेशाब है, गोबर है, पेशाब के लिए नाली बनी हुई, तो यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये दिखाओ भाई, इधर पे करेगी, पेशाब करेगी, तो फिर यहाँ बंद कर देते हैं जी। तो यहाँ पे पूरा पेशाब उनका इकट्ठा होता है, इसमें अपन स्टोर करते कर लेते हैं। अच्छा, तो और इसका गोबर का उपयोग करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इनमें अंतर ये है कि प्राकृतिक खेती में हमें ज्यादा गोबर की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, और जैविक खेती में हमें गोबर की ज्यादा मात्रा डालनी पड़ती है ना। तो अब उतनी मात्रा किसानों के पास उपलब्ध नहीं हो पाती। हाँ, ये भी समस्या रहती है। एक समस्या वो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, कि हमें 2 ट्राली या 3 ट्राली खाद डालना है, तो उतना संभव नहीं हो पाता आदमी की। और इसमें प्राकृतिक खेती में हमें मात्र 10 किलो गोबर की जरूरत पड़ती है, 10 लीटर गोमूत्र की जरूरत पड़ती है, और जल्दी तैयार भी हो जाती है। अच्छा। तो अंतर इसमें दोनों में ये है। तो प्राकृतिक खेती बजाय उसके बहुत अच्छी है जी। एक चीज और है कि अभी रासायनिक खेती में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, जैसे कि कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सी डिसीजें आती हैं। इनके लिए किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। तो ये समस्याएं आपके खेतों में आती हैं, और यदि आती हैं तो उनका निदान कैसे करते हैं? एक तो अब चूंकि इतने साल से मैं कर रहा हूँ, तो बहुत आंशिक रूप से कीटों का प्रकोप होता है जी। अच्छा, और होता भी है तो हम अपने इसी को जो माइक्रोन्यूट्रेंट है, मिनरल्स है, अगर इसका हमने स्प्रे कर दिया, उससे कीट नियंत्रण हमारा हो जाता है। मतलब आप जो घोल घर पे तैयार करते हैं, उन्हीं से बाजार से हमें लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि कई किसान भाई सोचते हैं कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो कम होगा, लागत भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं फिर हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होगी। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, किसानों को क्या बताना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती में आगे कैसे उत्पादन को बढ़ाएं? बिल्कुल, क्या है कि एक भ्रम फैला दिया गया है जी। हाँ, कि केमिकल लॉबी ने कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन हमारा घटेगा जी। मेरा ये सोचना है कि जो चीजें हम दे रहे हैं रसायन में, वही चीजें तो हम इसमें दे रहे हैं, बिल्कुल, पर हम इसको जैविक फॉर्म में दे रहे हैं। तो जब जमीन को फास्फोरस भी मिल रहा है, पोटास भी मिल रहा है, सूक्ष्म तत्व भी मिल रहे हैं, यूरिया भी मिल रहा है, तो हमारा उत्पादन कैसे घटेगा? भाई लागत घटेगी हमारी, उत्पादन नहीं घटेगा। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन तो बढ़ना है। अच्छा, आप कौन कौन सी फसल करते हैं वैसे? जैसे हम मटर है, चना है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, मक्का है। तो इनका प्रति एकड़ एवरेज क्या आता है? जो रसायन वालों का आ रहा है वही अपना एवरेज आ रहा है, बल्कि इनसे बढ़ के आ रहा है। अच्छा, जैसे चने की बात करें तो हमारा 10 से 14 के बीच में एवरेज आता है। बहुत बढ़िया। और लागत घट गई है, जो केमिकल वाले पहले स्प्रे कोराजिन का मारते हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कीट नियंत्रण वैसे ही हो जाता है। कीट नियंत्रण वैसे ही हो जाता है। तो वैसे तो अब आप इतने दिनों से कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि अटैक नहीं होता है, और होता है तो आप कर लेते हैं। और भी फार्मूले आप बनाते होंगे, क्या क्या और यूज करते हैं? छाछ का जैसे हम सटरस का उपयोग करते हैं, तब मट्ठा जो है उसको मट्ठे में आंवला डाल के जी, और फिर हम 3 से 4 दिन में हमारा वो सटरस तैयार हो जाता है। उसका हम स्प्रे करते हैं तो एक तो हमें फूल वृद्धि के लिए काम आ जाता है, दूसरा एक बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। तो आज हम जमीन में देख रहे हैं कि हर किसान पुख्ता रोग से परेशान है, बिल्कुल, क्योंकि जमीन में फंगस इतनी ज्यादा हो गई है केमिकल डाल के। तो इन चीज जब तक हम जमीन में से फंगस खत्म नहीं करेंगे तो हमें घाटा उठाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि किसान बीज दर बढ़ा देता है। अच्छा, अब जहां अगर हम चने, मान लो हम चने की बोनी कर रहे हैं, तो हम अगर 32-33 किलो प्रति एकड़ हम बो रहे हैं जी, और दो रसायन वाले हैं वो करीब 60 से 70 किलो, मतलब जस्ट डबल बो रहे हैं। तो एक तो हमारा बीज उतना फालतू जा रहा है। तो हम अगर फंगस अपने काबू में कर लेंगे तो हम उतनी बीज की बचत कर लेंगे, तो जेब हमारी लागत में भी बचत हो गई। हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि यदि किसान सही तरीके से काम करे प्राकृतिक खेती में, तो वो निष्फल नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता, वो सफलता को पा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैव रसायन है जी, तो जैव रसायन हम 3 प्रकार से जैव रसायन बनाते हैं। अच्छा, एक तो कड़वा, हाँ, दूसरा हो गया खट्टा, हाँ, और तीसरा हो गया मीठा। तो कड़वा जैव रसायन का हम उपयोग जब करते हैं, तो अगर उससे हम बीज उपचार कर दें तो हमें बीज में
किसी प्रकार के कीट की व्याधि उसमें नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। अच्छा। इसके बाद फिर हम जैसे ही फूल आने की स्थिति होती है तो फूल आने के पहले अगर हमने उसमें खट्टा जैव रसायन डाल दिया, जैसे आज हम देखते हैं महिलाओं में देखें कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको खट्टी चीज खाने की इच्छा होती है कि खट्टी चीज खाएं, तो वैसे ही अपना सेम फसलों में भी रहती। तो उस समय अगर हम खट्टा जैव रसायन डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो हमारा जो फल आएगा वो समय से 1 हफ्ते पहले आ जाएगा, और फिर जैसे ही फल आना अपना चालू होता उस समय हम मीठा, जैसे अपने घर में महिला बच्चे को जन्म देती है तो मिठाई बटती है, तो वैसा ही इसमें अगर हमने खेती में भी वैसे ही है। तो जैसे ही फल आने की स्थिति होती है और उस समय हम मीठा जैव रसायन दें तो फसल की क्वालिटी, कलर, वजन सब बढ़ जाता है। तो किसान साथियों, जैसे कि बिना भाई साहब ने बताया कि यदि हम प्राकृतिक खेती को सही तरीके से करेंगे, सिस्टम को जैसे हम रासायनिक में चलाते हैं वैसे यदि हम प्राकृतिक खेती में उन चीजों को चलाएंगे तो हमारा उत्पादन बिल्कुल नहीं घटना है और उत्पादन अच्छा होना है। अच्छा विनय जी, आप एक बात और बताएं किसान भाइयों को कि वो प्राकृतिक खेती, जैसे अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं तो मेरे पास कमेंट भी आते हैं कई किसान भाइयों की, हम रासायनिक खेती में कैसे प्राकृतिक खेती को इंक्लूड करके प्राकृतिक खेती में जा सकते हैं, तो उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए? इसमें अगर हमें पहले ही साल से बदलना है बिल्कुल जी, तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। तो जैसे हमने एक EBC यूनिट लगाई है, जिसको हम बायोडाइजेस्टर भी कह सकते हैं, कहते हैं जी। तो इससे हमें एडवांस जीवामृत प्राप्त होता है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो बैग है वो 25 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है जी। तो इसमें जो शुरुआत में हम जब इसको भरते हैं तो उसमें जो सामग्री लगती है तो उसमें 125 किलो गुड़ लगता है, 125 किलो देसी गाय का गोबर, 125 लीटर गौमूत्र, 125 लीटर मठा, 125 लीटर चावल का पानी, 25 किलो पका कद्दू और 25 किलो मुनगा की पत्ती, और उसमें जो कल्चर आता है उस कल्चर को हम इसमें एक बार में भर देते हैं। इस टैंक में भरना पड़ता होगा? इससे इस ड्रम में पूरा इकट्ठा सब घोल के और फिर डालते तो करीब इस बैग में आ जाता है हमारा 3600 लीटर। अच्छा। तो एक बार में हमने इसको पूरा भर दिया। भरने के बाद इसको 50 दिन हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 51वें दिन से हमें इसमें से एडवांस जीवामृत मिलना चालू हो जाता है। तो इसमें हम फिर डेली 300 लीटर, तो 10 लीटर हम गौमूत्र है, 10 किलो गोबर है, 10 लीटर मठा है, मुनगा की पत्तियां हैं, कद्दू है, तो ये हम डालते जाते हैं पानी में घोल के। तो 300 लीटर यहाँ से हमने डाला, 300 लीटर हमें वहाँ से एडवांस जीवामृत तैयार हो जाता है। अब उस एडवांस जीवामृत को अगर हम, जो किसान सोच रहा है कि हमें पहले ही साल से बंद करना है रासायनिक खेती, तो इसको 200 लीटर प्रति एकड़ हर हफ्ते आप जमीन पे दें वेंचुरी के माध्यम से, और स्प्रे में आप 4 लीटर प्रति एकड़ फसलों पे दें। तो इससे हमारी जितने भी जमीन को जरूरत है उसकी पूरी पूर्ति हो जाती है, और एक ही साल में हम अपने जमीन का जैविक कार्बन 2% तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मतलब इसका प्रयोग यदि किसान शुरुआत में ही लगवा ले और स्टार्ट कर दे तो उसको रासायनिक खाद और वनों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज है, अब जैसे कि कोई किसान भाई खर्चा नहीं करना चाह रहा है, ये नहीं लगाना चाह रहा, फिर उसको कैसे काम करना चाहिए? अब उसको फिर धीरे धीरे फिर उसको आना पड़ेगा। 3 साल उसमें लगेंगे करने में रसायन से अपने जैविकता पाने के लिए, कि वो कोई भी मान लो व्यक्ति अगर उसको नशे का आदी है, उसका नशा अगर हमें छुड़वाना है तो हम अगर दूसरे दिन से उसका नशा बंद कर देंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो उसकी लत छुड़ाने के लिए क्या है, उसका हमें नशे की आदत धीरे धीरे कम करना पड़ेगी। तो ऐसा ही इसमें है। तो जमीन चूंकि हमारी इतनी ज्यादा रसायन डल गए हैं कि आज जमीन में करीब 600 प्रकार के पेस्टिसाइड डले हैं, और अब जब तक हम उन पेस्टिसाइड के बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी जमीन शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें या तो जो जीवाणु घोल है इसको हम करीब 1 एकड़ में 300 लीटर 3000 लीटर प्रति एकड़ का हमें डालना पड़ेगा। और सोचा है कि मतलब भाई आपको इतना हमें देना पड़ेगा, तब हम उसको जमीन को शुद्ध करेंगे। जमीन को जब शुद्ध हो जाएगा, वो पेस्टिसाइड अलग होंगे, तब कहीं जाके हम खेती अपनी प्राकृतिक खेती हम कर पाएंगे। तो किसान साथी, जैसे कि विनय जी ने बताया कि वो पिछले 8 साल से खेती कर रहे हैं और खेती की हर एक चीज को समझ के आप तक उन्होंने जानकारी दी।
और यदि हम बात करें कि आप इतने सालों से कर रहे हैं तो फिर आपको इसका मतलब बेनिफिट क्या मिल रहा है अभी? यहाँ पे हमने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करी हुई है जी। और बाहर से किसान आ भी रहे हैं जी। तो उनको मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ और उनसे आगे भविष्य में प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए भी काम कर रहा हूँ। जी। अच्छा। लोगों से मेरा यही कहना है कि इसमें जिस हिसाब से आज हम बीमारियां देख रहे हैं कि हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियां हैं, इनसे अगर निजात पाना है तो आपको इस खेती की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चों को विरासत में कुछ दे के जाएं। बिल्कुल सही बात। तो आज हमें हमारे जो बुजुर्गों ने विरासत में हमें जो जमीन दी थी वो हमें शुद्ध जमीन दी थी, पर हम अपने बच्चों को मिट्टी दे के जा रहे हैं। और मिट्टी आप जानते ही हो कि अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसको मिट्टी बोला जाता है, तो हम उनको लिए वो दे के जा रहे हैं। तो हम अगर बच्चों को विरासत में मिट्टी दे के जा रहे हैं तो फिर हमने अपना कर्तव्य कैसे निभाया? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग इससे जुड़ें और एक परिवार में अपने या दूसरों के लिए अपन एक शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाएं। और यदि अगर हमने दूसरे की थाली में शुद्ध भोजन परोस दिया तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। अच्छा, एक प्रश्न भी रहता है किसान भाइयों के लिए कि जैसे कि वो प्राकृतिक खेती कर तो लेता है लेकिन फिर समस्या आती है मार्केटिंग की कि भाई हमने जो उत्पादन किया है उसका रेट ना मिलना। तो इसमें आप कितना सोचते हैं कि रेट और उत्पादन में क्या कैसा रहना चाहिए? इसके लिए तो सबसे पहले अपन को प्रमाणीकरण, जो जब प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं अपने मध्य प्रदेश में जो एमपी सोका भोपाल में है, उससे हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और एक बार अपना जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जो हमें सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा प्रचार प्रसार पूरे में हो जाएगा। उसके पहले हम जो अपने आसपास के जो हमारे मित्रगण हैं तो उनको विश्वास के ऊपर, अपना विश्वास के ऊपर वो खरीद के ले जाते हैं घर से, तो उसमें बेचने में कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं। पर हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम कोई बाहर इसको माल को बेचना है या कोई भी माल में है जाना है या बड़ी बड़ी कोई कंपनियां हैं तो वो सबसे पहले पूछती हैं कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट है कि नहीं। और अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर बिक्री में हमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। और इसमें ये मान के चले हम कि लागत बिल्कुल ना के बराबर आ जाती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है और जो फायदा तो हमें वहीं से मिल गया। हाँ, जैसे रेट यदि आप शुरू में कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं जम पा रही है, मार्केट में ही डायरेक्ट जाके मंडी में तब भी आपको बेनिफिट होगा, लागत कम रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान साथियों, जैसे कि आपने जाना, विनय जी ने बताया कि प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है और कैसे हम सफल हो सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो भी प्राकृतिक खेती से जुड़ सकें और अपनी लागत को कम करते हुए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।